हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। बहुत 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 ज़्यादा सॉरी, क्योंकि पिछले 11 महीने से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। वीडियो बनाते बनाते अचानक गायब हो गया। अ, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए थे। कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी थे, कुछ पर्सनल इश्यूज़ भी थे, जिसकी वजह से मैंने वीडियो नहीं बना पाया या कोई इन्फॉर्म नहीं कर पाया या कोई अपडेट नहीं दे पाया। तो उसकी वजह से मैं तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन आज हम लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम लोग पहला दिन है, अच्छा दिन है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट स्टडी में चले जाएंगे। और बाद में किसी दिन हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, क्या हेल्थ इश्यूज़ थे, क्या पर्सनल इश्यूज़ थे, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, आज हम लोग डायरेक्ट स्टडी पे चले जाते हैं। ठीक है, तो लास्ट जब मैंने पढ़ाया था, तब मैंने खत्म किया था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, मॉर्फोलॉजी तक खत्म किया था। एक बात है कि जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि 2026 के नीट की वजह से हम लोग ये पढ़ रहे हैं, तो क्या हुआ कि 11 महीने मैंने कोई वीडियो नहीं दिया, तो इससे क्या हुआ, इससे बहुत सारी चीज़ें छूट गई। तो उसको मेकअप करना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन इसका एक सॉल्यूशन मैंने ढूंढा। क्या है कि हम लोग हर ऑल्टरनेट डे पे 11-12 देते रहेंगे। मतलब आज 11 का वीडियो आया तो कल 12 का आएगा, फिर परसों 11 का आएगा, फिर उसके नेक्स्ट डे 12 का आएगा, ऐसे करेंगे। तो क्या होगा, 8-9 महीने में आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है खत्म हो जाएगा। डोंट वरी, हम लोग बहुत हड़बड़ी में सिलेबस खत्म नहीं करेंगे। हम लोग आराम आराम से सिलेबस खत्म करेंगे, पूरा का पूरा एनसीईआरटी को अच्छे से डिकोड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन हम लोग इस अप्रोच से काम करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम मेरी वजह से वेस्ट हो गया, तो हम लोग उसको ऐसे ही रिकवरी कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितना हो सके मैं रिकवर कर दूँ। ठीक है, और आप भी अपने एंड से मतलब सेम अमाउंट में एफर्ट दीजिएगा। ठीक है, चलो, तो आज क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हेडिंग क्या डालेंगे, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की हेडिंग डालेंगे, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब क्या है, फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब होता है, हम लोग यहाँ पे एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, राइट। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग एनाटॉमी का डेफिनेशन लिखेंगे, उसको समझेंगे, फिर धीरे 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 हम लोग चीजों को डिकोड करेंगे। तो सबसे पहले क्या बात आएगा कि एनाटॉमी क्या है, व्हाट इज एनाटॉमी। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, द स्टडी ऑफ the study of internal structures, the study of internal structures of an organism, within bracket of a plant भी लिख सकते हैं, right? Structures of an organism along with their मतलब ये जो internal structures है उनकी बात हो रही है, along with their structural as well as functional organization is called what? Is called anatomy. Is called anatomy. तो ये एनाटॉमी हम लोग क्या करते हैं, एनाटॉमी हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं और ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अलोंग विद देयर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को भी हम लोग पढ़ते हैं। दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी। एंड सेम चीज जब हम लोग प्लांट में करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांट एनाटॉमी। और सेम चीज अगर हम किसी ह्यूमन में करें तो उसको हम लोग बोलेंगे ह्यूमन एनाटॉमी। सेम चीज अगर हम लोग किसी भी इंसेक्ट में करें तो उसका एनाटॉमी, फॉर एग्जांपल कॉकरोच है तो कॉकरोच का एनाटॉमी, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, प्लांट एनाटॉमी करें। प्लांट में भी कौन सा, फ्लावरिंग प्लांट, मतलब एंजियोस्पर्म की बात यहाँ पे हो रही है।
इंटरनल स्ट्रक्चर्स मतलब क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब मान लो दो प्लांट है, दो प्लांट को हम लोग मॉर्फोलॉजिकल लेवल पे मतलब बाहर से इसको तो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करें। इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब उस प्लांट को काट के माइक्रोस्कोप के नीचे उसका इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करें। फॉर एग्जाम्पल कोई प्लांट है, उसका जो पत्ता है या स्टेम है या रूट है, उसका एक सेक्शन करके माइक्रोस्कोप के नीचे उसका जो स्ट्रक्चर है उसको स्टडी कर रहे हैं। और सिर्फ उस स्ट्रक्चर को स्टडी नहीं कर रहे, उसके साथ साथ उसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन भी देख रहे हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लो प्लांट का स्टेम, मान लो स्टेम को मैंने सेक्शन किया, डिसेक्ट किया, माइक्रोस्कोप पे रखा और उसको स्टडी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या करा? यहाँ पे मैं स्टेम को स्टडी कर रहा हूँ, स्टेम का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको स्टडी कर रहा हूँ। उसके साथ साथ क्या देख रहा हूँ मैं? उसके साथ साथ ये भी देख रहा हूँ कि वो जो स्टेम है क्या वो एक ही टाइप के सेल से बना है, क्या डिफरेंट टाइप के सेल से बना है? डिफरेंट टाइप के सेल से बना है तो डिफरेंट टाइप के सेल्स के स्ट्रक्चर कैसे हैं, ये भी मैं स्टडी कर रहा हूँ। और क्या स्टडी कर रहा हूँ? और स्टडी कर रहा हूँ कि वो हर एक सेल का या हर एक टिश्यू का फंक्शन क्या है, वो भी स्टडी कर रहा हूँ। तो मतलब एनाटॉमी में हम लोग क्या कर रहे हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी कर रहे हैं, स्टेम का सेक्शन किया, स्टडी कर रहे हैं स्टेम को, उसके साथ साथ उस स्टेम का जो स्टडी कर रहे हैं माइक्रोस्कोप के नीचे उसका इंटरनल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन भी स्टडी कर रहे हैं। मतलब क्या वो एक टाइप के सेल से बना है या डिफरेंट टाइप के सेल से बना है, ये भी स्टडी कर रहे हैं। और उस हर एक सेल का काम क्या है वो भी हम लोग अलग अलग से स्टडी कर रहे हैं। तो सिर्फ अगर हम लिखेंगे द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनाटॉमी, तो वो ज्यादा प्रॉमिसिंग साउंड नहीं करता है। लेकिन अगर हम बोलेंगे स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अलोंग विद देयर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो एक सेल से बना है या बहुत सारे सेल से, एज वेल एज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो हर एक सेल्स का काम क्या है वो भी हम लोग, या हर एक टिश्यू का काम क्या है वो भी हम लोग डिकोड कर रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी। तो एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना। वो इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो क्या एक ही टाइप के सेल्स है, उसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है वो भी स्टडी करना, एज वेल एज वो जो इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोग स्टडी कर रहे हैं या वहाँ पे हम लोग जो भी देख पा रहे हैं उनका जो फंक्शन है उसको भी स्टडी करना। ये तीनों ही चीज किसके अंदर आता है? एनाटॉमी के अंदर आता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द एनाटॉमी डेफिनेशन। तो अगर एनाटॉमी का डेफिनेशन पूछा जाए तो यही डेफिनेशन सबसे आइडियल डेफिनेशन होगा, क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ बोल दें इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना तो वो उतना ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है। उसके साथ साथ हमको ये भी बोलना पड़ेगा कि हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को भी स्टडी कर रहे हैं और उसके साथ साथ उसका फंक्शन भी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो एक प्रॉमिसिंग आपको मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी। अभी हम लोग बात क्या कर रहे हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर हम लोग मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे तो काम कर रहे थे, मॉर्फोलॉजी को स्टडी किया, अचानक से ऐसा क्या जरूरत पड़ा कि हम लोगों को एनाटॉमी स्टडी करना पड़े? तो एक चीज याद रखना कि दुनिया में कोई भी चीज ऐसे बेवजह नहीं होता, उसके पीछे हर एक चीज के पीछे हर एक लॉजिक होता है। ठीक है, तो एनाटॉमी पढ़ने की जरूरत क्या है, राइट? व्हाई वी शुड स्टडी एनाटॉमी, राइट? यही क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि व्हाई वी शुड स्टडी एनाटॉमी। तो पहला रीजन जो होगा एनाटॉमी को स्टडी करने का वो क्या होगा? देखो, पहला रीजन होगा क्या कि इट हेल्प्स अस टू क्लासिफाई देम देम मतलब यहाँ पे प्लांट की बात होगी, और प्लांट मतलब कौन सी प्लांट की बात होगी? फ्लावरिंग प्लांट की बात होगी। फ्लावरिंग मतलब एंजियोस्पर्म की बात होगी। किसकी बात हो रही है? एंजियोस्पर्म की बात हो रही है। अगर हम लोग बात करें एंजियोस्पर्म की, तो एंजियोस्पर्म को हम लोग फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। किस कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं? एक होता है डाइकॉट जिसमें दो कोटिलिडन होते हैं, एक होता है मोनोकॉट जिसमें एक कोटिलिडन प्रेजेंट रहता है, मोनोकॉट। एक होता है डाइकॉट, दूसरा होता है मोनोकॉट। एक दो कोटिलिडन प्रेजेंट, एक कोटिलिडन प्रेजेंट। अब याद करो, अगर मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, तो डाइकॉट या मोनोकॉट में क्या डिफरेंस था? याद करो, मॉर्फोलॉजी में मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था उसको, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। डाइकॉट में क्या था? डाइकॉट में हम लोग क्या देख रहे थे? डाइकॉट में हम लोग देख रहे थे टैप रूट सिस्टम। अगर मैं मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे बात करूं तो क्या देख रहे थे? टैप रूट सिस्टम। अब टैप रूट सिस्टम क्या है भाई? याद करो कि
एक प्राइमरी रूट होगा, उससे सेकेंडरी निकलेगा, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियर से क्वाटरनरी एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो वो क्या था, वो था टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम हम कहाँ देख पा रहे थे, डाइकॉट में देख पा रहे थे। और मोनोकॉट में कैसा रूट सिस्टम दिखता था, मोनोकॉट में फाइब्रस रूट सिस्टम दिख रहा था। किसमें, मोनोकॉट में क्या दिख रहा था, फाइब्रस रूट। क्या दिख रहा था, फाइब्रस रूट मोनोकॉट में। बेस था और बेस के नीचे से ही बहुत सारे रूट ऐसे निकले थे, ये है फाइब्रस रूट। और टैप रूट सिस्टम कैसा था, ये प्राइमरी, इससे सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, फिर क्वाटरनरी एंड सो ऑन एंड सो ऑन, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, फिर क्वाटरनरी। तो ये था आपका टैप रूट सिस्टम और ये था आपका फाइब्रस रूट सिस्टम। ये देख रहे थे हम डाइकॉट में और ये देख रहे थे हम मोनोकॉट में। तो ये हो गया मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे हम लोग डिस्टिंग्विश कर पा रहे। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने और फर्दर इसको डिटेल में स्टडी करने की कोशिश किया। क्या किया, हमने देखा कि डाइकॉट और मोनोकॉट में सिर्फ और सिर्फ क्या मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस है, क्या उसमें एनाटॉमिकल डिफरेंस भी है या नहीं है। तो इसी वजह से हमने क्या किया, इसी वजह से हमने क्या किया, एनाटॉमी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। क्यों एनाटॉमी को इंट्रोड्यूस किया, ताकि हम लोग डाइकॉट और मोनोकॉट में इंटरनल स्ट्रक्चर्स में जो डिफरेंस है उसको जान सकें, उसको जान के डाइकॉट को और फर्दर डिटेल में क्लासीफाई कर सके। फॉर एग्जाम्पल एंजियोस्पर्म ने क्या किया, डाइकॉट और मोनोकॉट में डिवाइड किया। अब डाइकॉट में को भी फर्दर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, सोलेनेसी, फैबेसी, लेगुमिनेसी एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। मोनोकॉट को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम लोग, राइट। मोनोकॉट को भी फर्दर डिटेल में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हम लोग उसको करते कैसे, उसको हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे करते हैं, राइट। तो अगर हम लोग डाइकॉट और मोनोकॉट का इंटरनल स्ट्रक्चर्स है उसको अगर हम लोग देखेंगे, सेक्शन करके माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे, तो बहुत सारे डिफरेंस दिखने को मिलेगा। जैसे डाइकॉट और मोनोकॉट का जो रूट है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर्स अलग है, डाइकॉट और मोनोकॉट का जो स्टेम है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर्स अलग है, डाइकॉट और मोनोकॉट का जो लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर्स है वो भी एक दूसरे से कंप्लीटली अलग है। तो डाइकॉट और मोनोकॉट सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे अलग नहीं है, वो लोग इंटरनल स्ट्रक्चर्स या एनाटॉमिकल बेसिस पे भी दो अलग अलग हम लोग इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, राइट। और इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या किया, एनाटॉमी पढ़ने की वजह से क्या हुआ, इट हेल्प्स अस टू क्लासिफाई देम, मतलब डाइकॉट को भी हमने फर्दर क्लासिफाई किया जो आपके सिलेबस में है नहीं। मोनोकॉट को भी हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे डिविजन्स में क्लासेस में डिवाइड किया, वो भी आपके नहीं है। तो इसको किया कैसे, इसको एनाटॉमिकल बेसिस पे हम लोगों ने किया, सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल नहीं, उसके साथ साथ हम लोग एनाटॉमिकल बेसिस पे भी इसको डिफरेंशिएट किया। तो पहला क्या हो गया, इट हेल्प अस टू क्लासिफाई देम बेटर। और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, दूसरा क्या हो जाएगा रीजन, पहला रीजन एनाटॉमी पढ़ने का क्या हुआ, इट हेल्प अस टू क्लासिफाई देम बेटर। और दूसरा रीजन क्या हो जाएगा, it shows various adaptations, प्लांट में मॉर्फोलॉजी जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग वेरियस एडेप्टेशंस देखे थे। याद करो मैंने आपको एक प्लांट दिखाया था पिंक कलर का फ्लावर वाला, जिसका नाम था बोगेनविलिया। उसमें हमने क्या देखा था, उनका जो बोगेनविलिया में क्या था, उनका जो स्टिप्यूल था, उनका जो एक्सिलरी बर्ड था, स्टिप्यूल नहीं सॉरी, एक्सिलरी जो बर्ड था, एक्सिलरी बर्ड किस में कन्वर्ट हो रहा था, थॉर्न में कन्वर्ट हो रहा था। किसके लिए, एडेप्टेशंस। तो हम लोग उसमें क्या नाम दिया, एडेप्टेशंस। किस में अडेप्ट हो गया, थॉर्न में। एक्सिलरी बर्ड कैसा दिखता है, एक्सिलरी बर्ड कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन जब बोगेनविलिया में हमने देखा तो क्या देखा, एक्सिलरी बर्ड जैसे थॉर्न में, नोकीला सा थॉर्न में कन्वर्ट हो गया। ये एक्सिलरी बर्ड किस में कन्वर्ट हो गया, थॉर्न में कन्वर्ट हो गया। क्यों कन्वर्ट हो गया, बिकॉज बोगेनविलिया जो प्लांट है उसका जो फ्लावर है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो जितने भी ग्रेजिंग्स हार्बीवोर्स हैं वो फ्लावर को देख के अट्रैक्ट होंगे और उसको खाने आएंगे। तो प्लांट के पास कुछ तो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास क्या है, हाथ है, पैर है, तो हम लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अब प्लांट के पास कुछ तो होना चाहिए अपने प्रोटेक्शन के लिए।
तो ग्रेजिंग हार्बीवोर से अपने फ्लावर को या अपने इन्फ्लोरेसेंस को या अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, जो एक्सिलेट बर्ड था उसको किस में कन्वर्ट कर लिया, थॉर्न में कन्वर्ट कर लिया, राइट। ये क्या हो गया, ये है मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन। अब प्लांट में सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन देखे जाते हैं, द आंसर इज नो। इसमें इंटरनल एनाटॉमिकल एडेप्टेशंस भी देखे जाते हैं। क्या देखे जाते हैं, एनाटॉमिकल एडेप्टेशंस भी इसमें देखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 2 पत्ते दे दिए, एक पत्ता मान लो ऐसा दे दिया, लीफ ऐसा दे दिया, एक लीफ। दूसरा मान लो आपको मैंने ऐसा लीफ दे दिया, राइट। दिस इज लीफ 1 and this is nothing but leaf 2, right? This is leaf 1 and this is leaf 2। अब मैंने आपको बोला कि इस दोनों लीफ में से मुझे बताओ कि ज़ेरोफाइटिक लीफ कौन सा है, ज़ेरोफाइटिक लीफ कौन सा है, या जिम्नोस्पर्म का लीफ कौन सा है। ये 2 प्लांट में से एक जिम्नोस्पर्म का है, एक एंजियोस्पर्म का है। अब मुझे भाई बता दो कि इसमें दोनों में से जिम्नोस्पर्म का लीफ कौन सा है या ज़ेरोफाइटिक लीफ कौन सा है, मुझे बता दो। तो इसमें 2 तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हो। पहला आंसर क्या है कि आप पहले उस पत्ते को देखे हुए हो कहीं पे कि भाई मुझे पता है कि ये वाला जो है ये जिम्नोस्पर्म का लीफ है, तो आप बता सकते हो कि हाँ सर मैंने ऐसा देखा था, मुझे किसी ने बताया था कि ये जिम्नोस्पर्म का लीफ है, तो ये जिम्नोस्पर्म का लीफ है। ऐसा एक प्रोबेबिलिटी हो सकता है। दूसरा प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है, दूसरा प्रोबेबिलिटी ये हो सकता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर, बिकॉज मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे इस दोनों में हम लोग कैसे बता सकते हैं कि कौन सा जिम्नोस्पर्म का है या कौन सा एंजियोस्पर्म का है या कौन सा ज़ेरोफाइटिक है या कौन सा नॉर्मल है, हम लोग बता सकते हैं, नहीं बता सकते मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे। लेकिन अगर हम लोग इस पत्ते का डिसेक्ट करेंगे और माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो हम लोग बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो लीफ 1 है, लीफ 1 को हमने क्या किया, मान लो लीफ 2 है, लीफ 2 को हमने क्या किया, लीफ 2 को ये जो लीफ है इसको हमने डिसेक्ट किया और माइक्रोस्कोप के नीचे हमने क्या किया, देखा। माइक्रोस्कोप के नीचे हम लोग जब देख रहे हैं तो हमको क्या दिखा, हमको इस टाइप के कुछ सेल्स दिखे, इस टाइप के कुछ हमें सेल्स दिखे। इस टाइप के, जब हमने इस लीफ 2 को सेक्शन किया तो हमने क्या देखा, कुछ इस टाइप के हमें सेल्स देखने को मिले, इस टाइप के हमें सेल्स देखने को मिले, राइट, इस टाइप के हमें सेल्स देखने को मिले और हमको इस टाइप के भी सेल्स देखने को मिले। ये क्या है, स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड स्टोमाटा। दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड नथिंग बट स्टोमाटा। दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड स्टोमाटा। तो क्या देख रहे हैं कि ये लोअर सरफेस है लीफ का, लीफ के अंदर जते जाएंगे तो ऐसे ऐसे होता रहेगा, सेल्स ऐड होते रहेंगे। तो ये क्या है लीफ का, ये लोअर साइड है। क्या है लीफ का, ये लीफ का लोअर साइड है। और ये वाला पोर्शन क्या है, ये ऊपर वाला पोर्शन, ये लीफ का अपर साइड है। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द अपर साइड। तो ये क्या है, ये लोअर साइड है और ये आपका अपर साइड है। तो स्टोमाटा किस साइड पे प्रेजेंट है, अपर साइड पे प्रेजेंट है, अपर साइड पे प्रेजेंट है। लीफ 2 में देख रहे हैं हम लोग। अब हमने क्या किया, लीफ 1 को हमने स्टडी किया। क्या किया हमने, लीफ 1 को स्टडी किया। लीफ 1 में हम लोग क्या देख रहे हैं, लीफ 1 में हम लोग देख रहे हैं कि सेम टू सेम यहाँ पे भी हम लोग कुछ सेल्स देख पा रहे हैं ऐसे। ऐसे क्या कर रहे हैं, सेम टू सेम हम लोग सेल्स देख पा रहे हैं यहाँ पे, क्लियर। लेकिन यहाँ पे जो स्टोमाटा है थोड़ा सा अंदर की तरफ दिख रहा है। यहाँ पे जो स्टोमाटा है वो कहाँ दिख रहा है, थोड़ा सा अंदर की तरफ हमें दिख रहा है, राइट।
ये स्टोमाटा है। ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द स्टोमाटा। तो स्टोमाटा यहाँ पे कैसा दिख रहा है? यहाँ पे एकदम अपर सरफेस में ही प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे स्टोमाटा क्या है? थोड़ा सा अंदर की तरफ है, थोड़ा सा अंदर की तरफ स्टोमाटा प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है? थोड़ा सा अंदर की तरफ स्टोमाटा प्रेजेंट है। तो इस टाइप के स्टोमाटा को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस टाइप ऑफ स्टोमाटा इज कॉल्ड डीप पिटेड। डीप पिटेड। डीप पिटेड क्यों? क्योंकि अंदर की तरफ है। सारे के सारे सेल्स यहाँ पे जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। सेल से ऐसे ये घिरा हुआ होगा, तो ये थोड़ा सा डीप पिटेड। डीप पिटेड यानी अंदर की तरफ। ये स्टोमाटा जो है, मैं ऐसे रैंडम ही सेल बना रहा हूँ, राइट? ये कोई साइंटिफिक नहीं है, बस आपको समझाने के लिए रैंडम बना रहा हूँ। यहाँ पे क्या है? स्टोमाटा ऐसे है एकदम, और यहाँ पे स्टोमाटा कैसा है? थोड़ा सा अंदर की तरफ, राइट? तो ये क्या हुआ? ये एक एडेप्टेशन हुआ। दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज नथिंग बट द एडेप्टेशन ऑफ प्लांट। क्या है? दिस इज कॉल्ड एडेप्टेशंस। अब ये एडेप्टेशंस करने की क्या जरूरत पड़ी? देखो, नेचर में या प्लांट में कोई भी चीज ऐसे ही नहीं होता, राइट? कोई भी चीज आपको ऐसे ही नहीं दिखता। उसके पीछे प्रॉपर एक रीजन होता है, हमेशा प्रॉपर एक रीजन होगा। तो अब अगर यहाँ देखोगे, यहाँ पे अपर साइड में स्टोमाटा दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे जो ट्रांसपिरेशन है, ट्रांसपिरेशन लॉस बहुत ज़्यादा होगा। ट्रांसपिरेशन लॉस बहुत ज़्यादा, बिकॉज स्टोमाटा जो है ऊपर साइड में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे स्टोमाटा एकदम हवा के साथ है, तो जितना ज़्यादा हवा चलेगा उतना ज़्यादा इसका ट्रांसपिरेशन लॉस होगा। लेकिन ज़ीरोफाइटिक प्लांट मतलब क्या है? ज़ीरोफाइटिक प्लांट मतलब एक ऐसा कंडीशन जहाँ पे पानी बहुत कम है, राइट? या जिम्नोस्पर्म, जिसको पानी की ज़रूरत है, पानी बचाने की ज़रूरत है, या ज़ीरोफाइटिक प्लांट जिसको पानी बचाने की ज़रूरत है, तो ये तो उतना ट्रांसपिरेशन लॉस नहीं सहन कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, मान लो इसके पास मान लो 10,000 रुपये हैं, 10,000। तो इसमें से अगर ये 100 रुपये खर्च कर देता है, तो इसको कोई फर्क पड़ेगा? चलो 100 की जगह 1000 भी इसको मान लो खर्च कर देता है, तो इसको कोई फर्क पड़ेगा? 10,000 मतलब यहाँ इसके पास बहुत ज़्यादा पानी है, तो इसमें अगर 1000 खर्चे भी हो गए ट्रांसपिरेशन लॉस के थ्रू, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मान लो इसके पास है ही 100 रुपये, इसके पास सिर्फ 100 रुपये है, तो उसमें से अगर इसका 80 रुपये निकल जाए, तो इसको क्या फर्क पड़ेगा? यस, इसको फर्क पड़ेगा, क्योंकि इसके अगर 1000 रुपये भी चले गए, या 2000 रुपये भी चले गए, या 5000 भी चले गए, तो फिर भी इसके पास 5000 रुपये रह जाएंगे। लेकिन अगर इसके पास 100 रुपये थे और 80 रुपये चले गए, तो इसके पास सिर्फ 20 ही रुपये रह जाएंगे, ठीक है? तो इसी वजह से इसको क्या करना है? इसके अपने पानी को कंजर्व करके रखना है, पानी को बचा के रखना है, बिकॉज ऑलरेडी एनवायरनमेंट में पानी कम है। तो इसी वजह से इसने क्या किया? इसने एडेप्टेशन किया। क्या एडेप्टेशन किया? इसने अपने जो स्टोमाटा था इसको अपर सरफेस में ना रख के इसने क्या किया? डीप पिटेड कर दिया, थोड़ा सा अंदर। अब देखो, अगर हवा को यहाँ पे देखो, हवा डायरेक्टली स्टोमाटा को जाके हिट कर सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे हवा को स्टोमाटा को हिट करना है, तो कैसे करना पड़ेगा? हवा को पहले अंदर जाना पड़ेगा, फिर यहाँ से इसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसमें क्या हुआ? इसमें जो हवा का जो प्रोबेबिलिटी है हिट करने का, वो बहुत कम हो जाएगा, या हवा का जो फोर्स है वो बहुत कम हो जाएगा, बिकॉज उसको अंदर जाना पड़ेगा फिर बाहर निकालना पड़ेगा, तो एक गार्ड जैसा हो गया, राइट? तो इसी वजह से इस टाइप ऑफ स्टोमाटा को क्या कहा जाता है? डीप पिटेड या संकन स्टोमाटा। इसको क्या कहा जाता है? डीप पिटेड और संकन स्टोमाटा। क्या कहा जाता है? डीप पिटेड और संकन स्टोमाटा। डीप पिटेड और संकन स्टोमाटा। क्लियर है? तो एनाटॉमी हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? एनाटॉमी हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम लोग प्लांट को बहुत अच्छे से क्लासीफाई कर सके। फॉर एग्जांपल, मैंने बताया एंजियोस्पर्म के बारे में, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे? मोनोकॉट और डाइकॉट को देख रहे थे। दूसरा क्या करते हैं हम लोग? एनाटॉमी अगर स्टडी करेंगे तो हम लोग वेरियस एडेप्टेशंस भी देख पाएंगे, जहाँ जैसे हमने यहाँ देखा। यहाँ हमने क्या देखा?
अपर सरफेस पे स्टोमाटा है, दैट इज नॉर्मल स्टोमाटा। और यहाँ पे हमने क्या देखा, जो स्टोमाटा है वो थोड़ा सा डीप पीटेड है या संकन स्टोमाटा है, क्योंकि इसके अपने पानी को कंजर्व करना है। तो ये क्या हो गया, मोटिफिकेशन। अब हम लोग कह सकते हैं ये लीफ वन जो है ये ज़ीरोफाइटिक है, ये ज़ीरोफाइटिक लीफ है, और ये एक नॉर्मल लीफ है। और हम लोग क्या बता सकते हैं कि इस लीफ के पास पानी बहुत ज़्यादा है और इस लीफ के पास पानी बहुत कम है। मतलब ये प्लांट जहाँ पे मिलेगा यहाँ पे पानी की कोई दिक्कत नहीं है, राइट। लेकिन ये प्लांट हमको जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे पानी की दिक्कत है, राइट, वहाँ पे पानी की दिक्कत है। नेचुरली अगर मिल रहा है तो, आर्टिफिशियली नहीं कि आपने कहीं से मतलब एक ज़ीरोफाइटिक प्लांट को आपने उठाया और घर में आके रख दिया, तो वो एक आर्टिफिशियल कंडीशन हो गया, वो नेचुरल कंडीशन नहीं है। हम लोग नेचुरल कंडीशन की बात कर रहे हैं, क्लियर। तो ये काम है एनाटॉमी का, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट एनाटॉमी। तो हमने पहले क्या देखा, एनाटॉमी का डेफिनेशन देखा। क्या है एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना और उसके साथ साथ उसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है उसको भी स्टडी करना, और उसके साथ साथ क्या स्टडी करना, और उसके साथ साथ ये भी देखना कि उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उनका फंक्शन क्या है, राइट, ये भी देखना। अब हम लोग बात करते हैं प्लांट बॉडी की। तो देखो जब हम लोगों ने लिविंग वर्ल्ड पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि डिविजन ऑफ लेबर देखा था। तो हमने क्या देखा था वहाँ पे कि कोई भी प्लांट बॉडी का जो बेसिक होता है वो क्या होता है, जो बेसिक यूनिट होता है वो क्या होता है, वो होता है सेल। बहुत सारे सेल्स जब एग्रीगेट कर जाते हैं तो क्या बनाता है, वो बनाता है टिश्यू। टिश्यू टिश्यू जब एग्रीगेट कर जाता है तो क्या बनाता है, ऑर्गेन बनाते हैं। और बहुत सारे ऑर्गेन्स जब मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गेन सिस्टम बनाते हैं, राइट, ऑर्गेन सिस्टम, ऑर्गेन सिस्टम बनाते हैं। तो जो बेसिक यूनिट है प्लांट बॉडी का, प्लांट बॉडी का बेसिक यूनिट ऑफ प्लांट क्या है, सेल है। बेसिक यूनिट ऑफ प्लांट बॉडी, राइट। प्लांट बॉडी का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, वो सेल है। सेल सारे मिलके बनाएंगे टिश्यू, टिश्यू सारे मिलके बनाएंगे ऑर्गन, और ऑर्गन सारे मिलके बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम। लेकिन क्या प्लांट में ऑर्गन सिस्टम देखा जाता है, द आंसर इज नो। प्लांट में ऑर्गन सिस्टम देखा नहीं जाता। प्लांट में हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो है ऑर्गेन्स, और वो भी क्या है, लीफ, रूट, स्टेम, फ्लावर। प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है बताओ, फ्लावर है उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये ऑर्गन हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और ऑर्गन सिस्टम प्लांट में प्रेजेंट नहीं होता है, तो हम लोग इसको मिटा देंगे। तो ये क्या है, हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट। क्या लिखेंगे, हाईएस्ट लेवल, हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स, इन प्लांट्स। हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स क्या है, वो है ऑर्गन, और बेसिक यूनिट क्या है, सेल, राइट। क्लियर है यहां तक, बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, अब लोग डिस्कस करेंगे टिश्यू को, राइट। बहुत सारे सेल्स है, सेल्स ने मिलकर क्या बनाया, टिश्यू बनाया। हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, टिश्यू। व्हाट इज अ टिश्यू, राइट, व्हाट इज टिश्यू, टिश्यू क्या है, व्हाट इज अ टिश्यू। तो लिखेंगे, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद मैं टिश्यू को आपको डिस्क्राइब कर दूंगा, डोंट वरी। टिश्यू का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, अ टिश्यू, अ टिश्यू can be defined as a group of structurally similar or dissimilar cells having a
कॉमन फंक्शन एंड कॉमन इन origin. Common function having a common function and common in origin is called tissue. तो हमने क्या पढ़ा कि बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे, राइट। अब हमें क्या देख रहे हैं, अ टिश्यू कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, समझो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं पैरेंकाइमेटस टिश्यू की, किसकी, पैरेंकाइमेटस टिश्यू की, पैरेंकाइमेटस टिश्यू की। तो पैरेंकाइमेटस टिश्यू में हम लोग क्या देखेंगे, पैरेंकाइमेटस टिश्यू इज अ पार्ट ऑफ परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के भी सिंपल टिश्यू में क्या आते हैं, पैरेंकाइमा आता है। तो पैरेंकाइमेटस टिश्यू जो होंगे वो क्या है, वो बहुत सारे सिमिलर सेल से बने हैं, बहुत सारे सिमिलर सेल से बने हैं। सिमिलर सेल्स यानी शेप वाइज सिमिलर सेल, फंक्शन एंड ऑरिजिन तो सबका सेम ही होगा, लेकिन शेप वाइज सिमिलर सेल। अगर राउंड है तो राउंड ही होंगे, अगर ओवल है तो सभी के सभी जो है वो ओवल ही होंगे, राइट। तो पैरेंकाइमेटस जो टिश्यू है वो सिमिलर सेल से बना है, राइट। तो स्ट्रक्चरली सिमिलर। अब डिसिमिलर क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं जाइलम टिश्यू की, किसकी बात कर रहा हूं मैं, जाइलम टिश्यू की, किसकी बात कर रहा हूं मैं, बताओ। जाइलम टिश्यू की अगर मैं बात करूं, जाइलम टिश्यू की, तो जाइलम टिश्यू कितने सारे सेल से बने हैं, 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बने। क्या क्या बना है बताओ, ट्रैकिड्स, दूसरा क्या है, वेसल, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। ट्रैकिड्स, वेसल और जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। ट्रैकिड्स जो है वो क्या है, वो थोड़ा सा एलोंगेटेड शेप का है, वेसल थोड़ा सा सिलिंड्रिकल शेप का है, फाइबर भी एलोंगेटेड ही होंगे, फाइबर लाइक जैसे फाइबर होते हैं। और पैरेन्काइमेटस क्या है, पैरेन्काइमेटस ओवल होंगे या राउंड होंगे। तो मतलब ये चारों सेल्स, ट्रैकिड का जो सेल्स है वो एलोंगेटेड होगा, वेसिल का सिलिंड्रिकल होगा, फाइबर का फाइबर जैसा होगा, जाइलम पैरेन्काइमा का ओवल होगा, राउंड होगा, लेकिन एक ही टाइप का होगा। ये चारों सेल्स, चारों डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, देखो चारों अलग अलग टाइप के सेल्स हैं। ट्रैकिड एलोंगेटेड है, वेसल सिलिंड्रिकल है, फाइबर जो है फाइबर जैसा है, पैरेन्काइमा जो है वो राउंड है या ओवल है। तो चारों डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स मिलके क्या बना रहा है, एक सिमिलर टिश्यू बना है, दैट इज नथिंग बट द जाइलम टिश्यू। तो पैरेन्काइमा के केस में हमने क्या देखा, पैरेन्काइमा एक टिश्यू है, उसके हमने क्या देखा, उसमें स्ट्रक्चरली सिमिलर सेल्स देखने को मिले, राइट। अब हम लोग जैसे ही बात किया जाइलम टिश्यू की, तो जाइलम टिश्यू में हमने क्या देखा, डिसिमिलर सेल्स देखने को मिले, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, राइट। तो टिश्यू कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर, मतलब स्ट्रक्चरली सिमिलर भी हो सकता है जैसे हमने पैरेन्काइमा में देखा, और स्ट्रक्चरली डिसिमिलर भी हो सकते हैं जैसे हमने जाइलम टिश्यू में देखा। जाइलम टिश्यू में 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, राइट। तो ये है स्ट्रक्चरली सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स हैविंग अ कॉमन फंक्शन, हैविंग अ कॉमन फंक्शन। कॉमन फंक्शन फॉर एग्जांपल ट्रैकिड्स एलोंगेटेड है, वेसल सिलिंड्रिकल है, फाइबर जैसा है, पैरेन्काइमा राउंड या ओवल है। 4 अलग अलग है, चारों ने मिलके क्या बनाया, जाइलम टिश्यू बनाया, लेकिन चारों ने मिलके एक ही कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। क्या परफॉर्म करेंगे कि कंडक्शन ऑफ वाटर। किसको परफॉर्म करेंगे, चारों के चारों मिलके क्या करेंगे, एक ही फंक्शन को ये लोग कंडक्ट करेंगे, दैट इज नथिंग बट द कंडक्शन ऑफ वाटर, कंडक्शन ऑफ वाटर, कंडक्शन ऑफ वाटर। हो सकता है चारों सेल्स अलग अलग है, स्ट्रक्चरली डिसिमिलर है, लेकिन फंक्शन जो परफॉर्म करेंगे वो कॉमन होगा, दैट इज नथिंग बट द कंडक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू लीफ। सिंपल, क्लियर है। सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम में भी जब हम लोग पढ़ेंगे तो क्या देखेंगे, वहां पे भी 4 अलग अलग टाइप के हम लोग सेल्स देखेंगे जो स्ट्रक्चरली डिसिमिलर है, लेकिन फिर भी वो एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, दैट इज कंडक्शन
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, वो क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, राइट, एक सिमिलर कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। और ऑब्वियसली बात है, अगर कॉमन फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं और एक ही टिश्यू के ये सारे के सारे साथी है, तो ऑब्वियसली उनका जो ओरिजिन होगा वो भी कॉमन ही होगा, कॉमन इन ओरिजिन। ये सारे के सारे स्ट्रक्चरली डिसिमिलर है, लेकिन क्या एक ही टिश्यू के पार्ट है, मतलब उनका जो ओरिजिन है वो सेम ही होगा, दिखने में अलग है लेकिन एक ही टिश्यू, जाइलम टिश्यू, ये चारों के चारों जो सेल्स है वो किसके पार्ट है, जाइलम टिश्यू के पार्ट है। तो अगर जाइलम टिश्यू के पार्ट है, अगर एक ही टिश्यू सिस्टम के ये पार्ट है, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो लोग एक ही कॉमन फंक्शन परफॉर्म करेंगे और वो कॉमन इन ओरिजिन होगा, उनका ओरिजिन भी सेम होगा। तो दिस इज कॉल्ड टिश्यू। अ टिश्यू कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स हैविंग अ कॉमन फंक्शन एंड कॉमन इन ओरिजिन। कॉमन फंक्शन परफॉर्म करेंगे, कॉमन ओरिजिन से होंगे, लेकिन स्ट्रक्चरली सिमिलर भी हो सकता है और स्ट्रक्चरली डिसिमिलर भी हो सकते हैं। क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे, एक टिश्यू, प्लांट में कितने टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं उसका एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, जो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आगे जाके। सो प्लीज़ इस फ्लो चार्ट को बना लीजिए। इस फ्लो चार्ट को बनाते हुए आपके दिमाग में जो पहला क्वेश्चन आएगा कि सर अकॉर्डिंग टू द न्यू एनसीईआरटी की अगर हम बात करें, अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी की बात करें, तो न्यू एनसीईआरटी तो सर टिश्यू सिस्टम को हटा दिया गया है, ना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ना आपका परमानेंट टिश्यू है, ना सिंपल परमानेंट टिश्यू है, ना कॉम्प्लेक्स, डायरेक्ट स्टार्ट ही हुआ है डर्मस टिश्यू से, राइट। तो हम लोग को ये पढ़ने की क्या ज़रूरत है या इस फ्लो चार्ट को जानने की क्या ज़रूरत है, तो मान लो ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? देखो, अगर हर एक चैप्टर एक स्टोरी की तरह होता है, ठीक है, हर एक चैप्टर जो होता है वो एक स्टोरी की तरह होता है। एक स्टोरी धीरे धीरे बिल्ट होता है, फिर एक क्लाइमेक्स में पहुंचता है, फिर धीरे 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 खत्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अचानक से आपको बोल दूं कि गांव वाले फिर से खुशी खुशी रहने लगे, तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि सर कौन से गांव वाले, वो खुशी खुशी पहले क्यों रहते थे, अगर खुशी रहते थे फिर दुख में क्यों रहने लगे, अगर दुख में रहते तो फिर से खुशी उनको कैसे मिला, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो इसी वजह से मुझको स्टार्टिंग से आपको कहानी सुनानी पड़ेगी कि कौन सा गांव है, पहले वो कैसे खुश रहते थे, फिर उनको जीवन में ऐसा क्या हुआ कि वो दुख में रहने लगे, फिर ऐसा क्या हुआ कि फिर से सुख में रहने लगे, तब वो स्टोरी प्रॉपरली कंप्लीट होगा। तो हर एक स्टोरी का एक स्टार्टिंग होता है, ऐसे स्टार्ट होता है, फिर क्लाइमेक्स पहुंचता है, फिर धीरे धीरे खत्म हो जाता है, ठीक है। तो वैसे भी हर एक चैप्टर भी एक स्टोरी की तरह होता है। तो अगर आप उसका कुछ पार्ट मिस कर दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस टिश्यू सिस्टम को आपने नहीं पढ़ा, मैं मानता हूँ कि आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, नए वाले एनसीईआरटी में, लेकिन अगर आप टिश्यू सिस्टम को नहीं पढ़ते हैं तो क्या होगा दिक्कत, उसे आपको फोटोसिंथेसिस समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उस फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। पानी कौन देगा, जाइलम ला के देगा, तो आपको जाइलम टिश्यू पढ़ना पड़ेगा। और फोटोसिंथेसिस में जो खाना बनाए वो कंडक्ट कौन करेगा, वो फ्लोएम करेगा। तो फ्लोएम जब कंडक्ट करेगा तो इसका मतलब फ्लोएम टिश्यू को भी अब पढ़ना पड़ेगा। कंडक्शन ऑफ वाटर जो है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर है, अगर टिश्यू सिस्टम आपको पता नहीं होगा तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर में जाके आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो इसी वजह से जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ लो, एक बार समझ लो, ठीक है, एक बार समझ लो, उस चीज़ को समझना ज़रूरी है, बिकॉज अगर अच्छे से समझ लिया उस चीज़ को तो क्या होगा, आप फोटोसिंथेसिस अच्छे से समझ पाओगे, आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर समझ पाओगे अच्छे से, ठीक है। चलो, तो एक फ्लो चार्ट बनाता हूँ और फ्लो चार्ट बनाने के बाद आज का लेक्चर यहीं पे खत्म हो जाएगा। चलो, प्लांट के बॉडी की बात करें, प्लांट टिश्यू में कितने टाइप के टिश्यूज देखे जाते हैं, तो यहाँ पे मेनली 2 टाइप के टिश्यू देखे जाते हैं, राइट। क्या क्या देखे जाते हैं, एक होता है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और एक होता है आपका परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब क्या है, जो टिश्यू ऐसे सेल से बना हुआ है जो सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड कर सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, पढ़ेंगे, डोंट वरी। और एक है परमानेंट टिश्यू। व्हाट इज परमानेंट टिश्यू? परमानेंट टिश्यू क्या है, तो परमानेंट टिश्यू ये है कि आपका जो परमानेंट टिश्यू ऐसे सेल से बने जो डिवाइड नहीं कर सकते, जो अपना डिवीजन कैपेसिटी हो चुके हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम लोग फर्दर डिवाइड करेंगे तो 2 टाइप के
मेरिस्टेमेटिक हमको मिलेंगे। एक हो जाएगा आपका प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी, और दूसरा हो जाएगा आपका सेकेंडरी। एक हो जाएगा आपका क्या, प्राइमरी, दूसरा हो जाएगा सेकेंडरी। सेकेंडरी मेरिस्टेम को ही क्या कहा जाता है, लैटरल मेरिस्टेम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लेटरल मेरिस्टेम, राइट। प्राइमरी मेरिस्टेम को अगर फर्दर डिवाइड करेंगे तो दो टाइप के मेरिस्टेम हमको मिलेंगे। क्या क्या मिलेंगे, एपिकल मेरिस्टेम, हम लोग हर एक चीज को इन डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी, बस ये फ्लो चार्ट बना लो। एपिकल मेरिस्टेम, और एक हो जाएगा आपका इंटर कैलरी मेरिस्टेम। क्या हो जाएगा, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम को अगर हम डिवाइड करेंगे तो दो टाइप के डिवाइड मिलेंगे। क्या क्या मिलेंगे, रूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम, और क्या देखने को मिलेंगे, शूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम। रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम को हम डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, कैम्बियम मिलेगा। क्या मिलेगा, कैम्बियम। कैम्बियम को अगर डिवाइड करेंगे तो दो टाइप के कैम्बियम मिलते हैं। एक होता है वेस्कुलर कैम्बियम, क्या होता है, एक होता है वेस्कुलर कैम्बियम, और एक होता है कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। एक होता है वेस्कुलर कैम्बियम, दूसरा होता है कॉर्क कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम को डिवाइड करेंगे तो और दो टाइप के हमको कैम्बियम देखने को मिलेंगे। क्या क्या, एक होता है फैसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम। क्या होगा, फैसिकुलर, फैसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, वीसी लिख दिया मैंने, फैसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम। और हो जाएगा एक इंटर फैसिकुलर, इंटरफैसिक्यूलर कैम्बियम, राइट। इसको डिवाइड करेंगे तो फैसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम मिलेगा आपको, और इंटरफैसिकुलर कैम्बियम मिलेगा। फैसिकुलर कैम्बियम वेस्कुलर कैम्बियम को ही इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम भी कहा जाता है। ये जो है ना फैसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इसी को ही इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम कहा जाता है, और यह है इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, और यह है कॉर्क कैम्बियम। क्लियर है यहाँ तक कि, ठीक है। फिर इसको लिख लेते हैं एक बार, फिर से हम लोग रिवाइज कर देंगे, डोंट वरी। परमानेंट टिश्यू को हम लोग डिवाइड करेंगे तो दो टाइप के हम लोग टिश्यू देखने को मिलेंगे। एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल नाम से ही पता चल रहा है सिंपल होगा, और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स से ही पता चल रहा है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। क्या क्या हो सकते हैं, पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, सिंपल टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को हम लोग डिवाइड करेंगे तो दो टाइप के हम लोग टिश्यू देखने को मिलेगा यहाँ पे। क्या क्या, एक है जाइलम टिश्यू जो कंडक्शन ऑफ वाटर करता है, और दूसरा है फ्लोएम टिश्यू जो क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टिश्यू सिस्टम। प्लांट में इससे ज़्यादा टिश्यू देखे नहीं जाते हैं। तो क्या देगा, टिश्यू को हम लोग डिवाइड किया है मेरिस्टेमेटिक में और परमानेंट में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ऐसे सेल्स देखे जाते हैं तो कंटिन्यूस डिवाइड कर सकते हैं। परमानेंट टिश्यू में जो सेल्स है वो फर्दर डिविजन नहीं कर सकते, वो जो अपना डिविजन कैपेसिटी है वो खो चुके हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम मिलेगा। सेकेंडरी मेरिस्टेम को ही लैटरल मेरिस्टेम कहा जाता है। प्राइमरी मेरिस्टेम को फिर से डिवाइड करेंगे तो एपिकल और इंटरकैलरी मिलेगा। एपिकल को फर्दर डिवाइड करेंगे तो रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम मिलेगा, और इंटरकैलरी मेरिस्टेम को डिवाइड नहीं किया जा सकता। सेकेंडरी या लैटरल मेरिस्टेम को डिवाइड करेंगे तो कैम्बियम मिलेगा। कैम्बियम को डिवाइड करेंगे तो वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम मिलेगा। वेस्कुलर कैम्बियम को फर्दर डिवाइड करेंगे तो फैसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम मिलेगा और इंटरफैसिकुलर कैम्बियम मिलेगा। ये फैसिकुलर वेस्कुलर जो कैम्बियम है इसी को इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम भी कहा जाता है। और उसके बाद क्या आएगा, परमानेंट। परमानेंट को डिवाइड करें तो सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। नाम से ही पता रहा है इसका काम सिंपल होगा, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। सिंपल में कौन कौन आ गया, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, और कॉम्प्लेक्स में क्या गया, जाइलम एंड फ्लोएम, ये दो आ गए। सो दिस इज ऑल अबाउट द टिश्यू सिस्टम फ्लो चार्ट।
बस यही है आज तक। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं रखते हैं। और इसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा डिटेल नहीं, ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि लास्ट में टाइम है आपके पास या आप याद रख सकते हैं, मैं कहूँगा कि ये जो मैं पढ़ाऊँगा, ये जो प्राइमरी सेकेंडरी सिंपल कॉम्प्लेक्स, ये सारे के सारे आप पढ़ लो, ठीक है, सारे के सारे पढ़ लो, क्योंकि नहीं तो आगे जाके फोटोसिंथेसिस में और ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आने वाली है, ठीक है, ये होगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टिश्यू सिस्टम एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं। फिर से मैं सॉरी बोलता हूँ आप सबको, बहुत दिक्कत नहीं होती तो मैं ज़रूर वीडियो बनाता, बहुत ज़्यादा ही कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, बाद में उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जो भी है ठीक है, चलो यहाँ तक रखते हैं आज का लेक्चर। फिर मिलेंगे कल, कल 12 का लेक्चर आएगा, फिर नेक्स्ट आपका फिर से 11th आएगा, ठीक है। चलो, तो तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए और ओके, चलो बाय।